हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप बार बार पूछते हैं कि पेपर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल, इजी और टॉपिक है। इसमें है कि जो हमने कॉन्टैक्ट किया है तो उसके क्या पार्ट्स हैं, मतलब कौन से स्टेप है जिसके कारण दो पार्टियों के बीच में क्या होती है, सेल हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो सबसे पहले हम एसेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसके सारे जो टॉपिक हैं ये पहले किसके पार्ट थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट थे। बाद में इसको हटाकर यहाँ पर अलग से एक्ट बना दिया गया। लेकिन फिर भी यदि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन 10 की सारी कंडीशनें सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर लागू होती है, सेल पर लागू होती है। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिटेल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किए थे ना, वो सारे इस पर लागू होते हैं। तो ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में अलग पॉइंट को नहीं फिर से नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 की सारी कंडीशनें इस पर भी लागू होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा टू पार्टीज। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितनी पार्टियां होनी चाहिए, दो पार्टियां होनी चाहिए। एक पर्सन क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए जो सामान बेचने को तैयार बैठा है। दूसरी पार्टी क्या होनी चाहिए, बायर जो सामान को खरीदना चाहती है। ठीक है, वो सेलर तैयार बैठा है कि मैं अपनी ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सेम पर्सन बायर और सेलर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशनें दी हैं जिसमें बायर क्या सेम ही पर्सन अपनी चीज़ अपने आप को बेच सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे ज्वाइंट ओनर हो, उसका एक पार्ट हो तो बाकी पार्ट वो दूसरों से खरीद सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो अलग सी बात होगी, मतलब कि कितनी पार्टियां मिनिमम होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, ओनरशिप से ही रिलेटेड है सेल। ठीक है, जब एक सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी तो हम क्या कहेंगे, ये कंप्लीट सेल होगी। जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक हम उसको कंप्लीट सेल नहीं मानती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यही है, चाहे पोजेशन अभी दिया है या नहीं दिया है, वो बात की बात है। ठीक है, और हमने ये टॉपिक कर लिए हुए हैं एब्सोल्यूट सेल, है ना, और एग्रीमेंट टू सेल हमने किया था ना पीछे, एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 44। इसमें अभी कंप्लीट सेल नहीं हुई है, हमने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में कर लिया तो फिर अभी नहीं करूँगी आपके साथ। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, आपको पहले ही पता है, गुड्स होती है कि जिसको हम लेकर सेलर बायर को बेचता है चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और गुड्स में क्या क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स का कोई मायने नहीं रखता यदि आपको सब्जेक्ट मैटर नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गुड्स हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल होती है, कौन सी गुड्स इस एक्ट में लागू नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको पता है इसमें कौन सी गुड्स हम शामिल करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स इमूवेबल नहीं हो सकती, जैसे कि हमारी लैंड, बिल्डिंग, ये इसमें इस एक्ट के अंदर शामिल नहीं की गई है, वो उसके लिए अलग एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें जैसे मनी को भी ऐड नहीं करते हैं, सेल ऑफ गुड्स में मनी को नहीं है, एक्शनेबल क्लेम को भी ऐड नहीं करते हैं। किनको ऐड करते हैं, जैसे स्टॉक, शेयर खरीद सकते हैं ना, बेच सकते हैं ना, इसको ऐड किया जाता है गुड्स में। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब कि इसको भी, ग्रास को भी, और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर रेगुलर टू बी सेपरेट, मतलब कि ये सारे क्या है, गुड्स में शामिल किए जाते हैं। किनको शामिल नहीं किया जाता है, जैसे मैंने अभी टाइप भी कर दिया है, किनको नहीं शामिल किया था, मनी को नहीं किया था। मनी को हम इंडियन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसको गुड्स नहीं कहेंगे, हो सकता है किसी और एक्ट में कहा गया हो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए नहीं कहेंगे, इस एक्ट के अंदर नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे मनी को नहीं कहेंगे, एक्शनेबल क्लेम को नहीं कहेंगे, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट, ये हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, प्रोमाइजरी नोट किसे कहते हैं, ये भी गुड्स में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल में जो मूव नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी को भी हम शामिल गुड्स में नहीं करेंगे। क्लियर है आपको, मनी, ठीक है, इनको नहीं किया जाएगा, इनको गुड्स में सेल हम कहेंगे इसके तो इस एक्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे। किनको किया जाएगा, जैसे आपको पेन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये तो आपको पता ही है कि ये गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, बाट, पानी को भी किया जा सकता है, गैस को भी किया जा सकता है, टीवी, फ्रिज, लॉटरी टिकट्स को भी क्या है, इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है,
आप सभी को पता है चल गया कि गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। और गुड्स में सिक्योरिटीज़ को भी, शेयर, डिवेंचर, ये भी सारी को भी गुड्स में शामिल किया जाता है। तो चल गया, तो अपने गुड्स को अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी गुड्स क्या होती है, ठीक है, यहाँ के लिए, ठीक है। अगला है हमारा जैसे जैसे एक पार्टी गुड्स देती है, दूसरी पार्टी क्या देती है, प्राइस देती है। तो प्राइस ऑफ द गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर बताया गया, सेक्शन 210 में। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि एक बायर क्या करता है, वह अपने सामान खरीदने के बदले क्या देता है, मनी देता है, ट्रांजेक्शन मनी के साथ करता है। इसमें मनी के अलावा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि होता है कि नहीं, मैंने उसके साथ चावल ले लिए, गेहूँ दे दिया, बार्टर सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है, उसको उस कंसेप्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो वो उसको नहीं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल करते हैं, ठीक है। यदि हमने किसी ने मुझे विदाउट कंसिडरेशन चीज़ दे दी, मुझे पेन दे दिया, तो उसको गिफ्ट कहेंगे, ठीक है। उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल नहीं किया जाता है, कंसिडरेशन होना चाहिए मनी के रूप में, ठीक है। हाँ, इसको भी कहते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफर होती है ना, जैसे होता है कि आप पुराना टीवी दे दो तो आपको हम नया टीवी दे देंगे, साथ में कुछ पैसे। तो इसको भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में शामिल किया जाता है, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट है, मैंने किसी से लोन लेना है, लोन देना है, तो कहते हैं कि चलो लोन की इसकी एडजस्टमेंट कर लो, है ना, चीज़ के बदले। तो ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। तो कहते हैं प्राइस कैसे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, इस सेक्शन 9 के अंडर कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। प्राइस ऐसे डिसाइड किया था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि मैंने ये चीज़ इतने की खरीदनी है, प्राइस टोटली एक्सप्रेस्ड स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ठीक है, हो गया। प्राइस अकॉर्डिंग टू एग्रीड मैनर, जो उन्होंने कहा कि हाँ कोई थर्ड पर्सन हमारा उस समय प्राइस डिसाइड कर देगा, एग्रीड मैनर इस ढंग से होगा। डिटरमिन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे कि पीछे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, वैसे ही आगे भी करेंगे, ठीक है, ऐसे कह देते हैं हम। रीजनेबल प्राइस, जो भी ऐसा नहीं जरूरी रीजनेबल प्राइस है, जरूरी मार्केट का प्राइस हो, कोई भी रीजनेबल प्राइस हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं ना। और बाय थर्ड पार्टी, हम किसी थर्ड पार्टी पर छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में वो डिसाइड कर देगा, हम उस प्राइस पर डीलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़े कंसेप्ट है प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड हमने बहुत बार अंडर सेक्शन 5 है ना 1930 के अंडर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें बोल के या लिख के दोनों पार्टियां आपस में डीलिंग कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें वो दोनों पार्टियां आपस में बोल के या शब्द नहीं, व्यवहार से, सर्कमस्टांसेस डिसाइड करती है कि उन दोनों के बीच में क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया है, ठीक है। परफॉर्मेंस है पार्टी, दोनों ने पार्टियों ने अपना अपना काम कर दिया, एक ने अपनी गुड्स दे दी है, दूसरे ने पेमेंट कर दी है, तो उसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी मेक डिलीवरी द गुड्स, और दूसरे ने पेमेंट कर दी है ना, तो इसको क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो इसको आपने डिटेल में कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी, आप समझ गए होंगे, अब सुनने से आपको पता चल गया होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन लागू होती हैं, मिनिमम 2 पार्टियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें एक पार्टी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी करती है ना, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी करती है, ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करती है, और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेल ऑफ गुड्स का, गुड्स है, ठीक है। और दूसरी पार्टी क्या देती है, उसके बदले में प्राइस देती है, मनी कंसिडरेशन होता है इसका, ठीक है। और प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है, इसमें हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पर इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके बाद दोनों पार्टियां अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे देती हैं, जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हो गया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।